नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। इस समय देश में जो हमारा विमर्श है वो लगभग आप कह सकते हैं कि वो पार्टी जो सत्ता में है और वो विचार जो सत्ता में है उसके द्वारा लगभग नियंत्रित है। हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं रहता कि हम किन मुद्दों पर बात करना चाहें, उन मुद्दों पर बात हो रही हो या उनको लोग सुनना पसंद करें। तो आजकल आप जानते हैं कि विमर्श के बीच सबसे ज्यादा तो एक सिनेमा है और उस सिनेमा से जुड़ी हुई त्रासदी है। और चूंकि वो त्रासदी अगर उस तरह से जैसे उस सिनेमा में पेश की गई है, चर्चा में रहती है, तो सत्तारूढ़ दल के उस विचार का से फायदा पहुंचाती है जो सामुदायिक विभाजन के आधार पर बहुसंख्यक जनता के बड़े हिस्से को मतपेटियों तक ले जाता है। उसी दौरान चूंकि हमारे यहाँ अनवरत राजनीतिक सरगर्मी चलती रहती है, राज्यों के चुनाव होते रहते हैं, केंद्र के चुनाव की तैयारी चलती रहती है, जो कुछ होता है वो चुनाव को ध्यान में रख के किया जाता, बोला जाता, समझाया जाता है। तो रोज या कभी कभार हमारे प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से, क्योंकि उन्हीं का श्रीमुख अब सारे लोगों को सुनने के लिए उपलब्ध है, उसमें से कुछ चीजें आती रहती है और जिनमें से एक बात पर हम हमारे विद्वान जो हमारे मेहमान हैं जो वीरेंद्र यादव जी, उनसे बातचीत करेंगे। वो ये है कि कुछ ही दिन पहले आपने बयान सुना होगा प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि जिस सिनेमा पर आज विमर्श चल रहा है उसके पक्ष में उनको बयान देना था, तो उन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया कि 82 में जब एक फिल्म गांधी जी पर बनी, रिचर्ड एटनबरो ने जिसको निर्देशित किया, उसके पहले तक गांधी जी को कोई नहीं जानता था। वो हम सब लोग जो 60 साल से ऊपर के हैं, जैसे जिनमें से वीरेंद्र जी भी हैं, मैं भी हूं, ये हम लोग चौंकने की बारी थी। लेकिन जो नई पीढ़ी है जो बाद में पैदा हुई है और जो इस देश में इस समय एक भीड़ में बदल गई है, उसमें से बहुत से लोगों के लिए वो कोई इशू नहीं था। बहुत सारी बातें वो कहते हैं, वो सुन के ताली बजा के आगे बढ़ जाती है और उसको सत्य मानती है, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी वही आता है, टीवी भी वही दिखाता है, अखबार भी वही छापता है, तो वो स्थापित हो जाती है चीजें। लेकिन ये बात ऐसी थी कि चूंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में हैं, जीवित हैं, और जिन्होंने गांधी जी के बारे में अनवरत पढ़ा लिखा, सोचा समझा। उनको जीना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उनको पढ़ना लिखना, उनके बारे में कौतूहल से जानना, ये हमारा एक सामाजिक शगल रहा है। तो बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई ऐसे तथ्यों को पेश करने की जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के इस दावे को एकदम धराशायी कर दिया। मेरे लिए भी मुश्किल हुई कि मैं उनमें से किसका चुनाव करूं और किसको छोड़ दूं। तो इसलिए मैंने जो थोड़ा बहुत चुनाव किया है उसकी पुष्टि के लिए मैंने चाहा कि वीरेंद्र यादव जी आज हमारे कार्यक्रम में रहें, जो लगातार हमारे समकालीन इतिहास को, साहित्य को, दर्शन को पढ़ते रहते हैं और तथ्यों से बहुत भिगे रहते हैं। और बहुत से मामलों में जब हमें कोई अड़चन हो जाती है और हम उसके हवाले को कंफर्म करना चाहते हैं तो उनको परेशान किया करते हैं। तो आज ये पूरा कार्यक्रम उनको एक तरह से परेशान करने के लिए भी है, लेकिन उनसे सीखने, जानने और तस्दीक कराने के लिए भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार शीतल। तो थोड़ा बहुत आप भी बता दें, फिर मैंने जो थोड़ा बहुत संकलित किया है उसमें एक एक चीज से आपसे पूछूंगा। थोड़ा जरा इस प्रसंग पर आपकी राय छोटी सी मिल जाए। शीतल जी, सचमुच ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के शीर्ष से ऐसे बातें कही जा रही हैं जो कि दिन के उजाले की तरह साफ हैं, लेकिन उनको रात के अंधेरे के रूप में पेश किया जा रहा है। यानी कि ये वैसा ही है जैसे कोई कहे कि सूरज पश्चिम में निकलता है और हमें ये कहना पड़े और हमको और आपको ये बात करनी पड़े कि नहीं हुजूर, सूरज तो पूरब से ही निकलता है। ये कुछ उसी ढंग की बात। यानी गांधी को, यानी 1982 की रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद लोगों ने जाना, उसके पहले समूची दुनिया और भारत उससे अजानी थी। यह सचमुच हास्यास्पद तो ही है, लेकिन ये एक मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये यूं ही दिया गया बयान है। इसके पीछे
तथ्यों को, इतिहास को, कलाकृतियों को एक खास दिशा देने की, खास समझ देने की भी बात है। क्योंकि उस बयान में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने यह कहा कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग को सारी दुनिया जानती थी, लेकिन गांधी को लोग नहीं जाने, और गांधी को उस फिल्म के बाद से जाने। जबकि सच ये है कि नेल्सन मंडेला के आदर्श व्यक्तित्व गांधी थे, मार्टिन लूथर किंग के आदर्श गांधी थे, और उन्होंने इस बात को जाने कितनी बार कहा है, बोला है, लिखा है, और वो गांधी के बारे में। और गांधी के बारे में तो ये है कि अगर मैं कहूं कि गांधी को मतलब 7 समुंदर पार के लोग तब जानते थे जबकि हमारा भारत देश नहीं जानता था। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि भाई मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन सच ये है कि गांधी की आमद 1915 में वापसी हिंदुस्तान में हुई। उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के पहले गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय टॉल्स्टॉय, जो इस दुनिया के सबसे बड़े साहित्यकार और लेखक के रूप में स्वीकृत है, माने जाते हैं, उन टॉल्स्टॉय से गांधी का पत्र व्यवहार 1909 में और 1910 के बीच हुआ। अभी 1910 में टॉल्स्टॉय नहीं रहे, और 1909-10 के बीच में कई पत्र उन लोगों के बीच में आदान-प्रदान हुआ। हाँ, और उसका आधार ये था कि 1909 में गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज प्रकाशित हुई। तो जब हिंद स्वराज प्रकाशित हुई, उससे पहले ही गांधी और टॉल्स्टॉय में पत्र व्यवहार शुरू हो गया था। उस पत्र व्यवहार का आधार ये था कि टॉल्स्टॉय ने ए लेटर टू ए हिंदू नाम का एक लेख लिखा था, जो कि हिंदुस्तान के जो क्रांतिकारी थे सीआर दास ने टॉल्स्टॉय का जो एक अहिंसा का और इन सब चीजों का एक आदर्श था, और शक्ति के विरुद्ध जो चिंतन था टॉल्स्टॉय का, उसको प्रश्नांकित करते हुए, यानी कि हथियार बंद क्रांति का समर्थन किया था। उसके जवाब में टॉल्स्टॉय ने सीआर दास को लिखा था, जो कि एक लेख के रूप में प्रकाशित हुआ। गांधी ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए और सहमति व्यक्त करते हुए टॉल्स्टॉय से पत्र लिखा टॉल्स्टॉय को। इस तरह उनके बीच में पत्र व्यवहार शुरू हुआ और कई पत्र हुए। और 1909 में जब हिंद स्वराज प्रकाशित हुई तो गांधी ने अपना हिंद स्वराज टॉल्स्टॉय को प्रेषित किया और उसको भेजे, और फिर टॉल्स्टॉय ने उसका जवाब दिया। यानी मई 2010 में टॉल्स्टॉय ने उस पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि आपकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरी पढ़ करके मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा और आपके चिंतन, आपके विचारों से मैं प्रभावित हूं। और शीतल जी, एक दिलचस्प बात ये, यानी कि 1910 में जब टॉल्स्टॉय ये लिख रहे थे, उस समय गांधी की एक जीवनी प्रकाशित हो चुकी थी, एक अंग्रेज के द्वारा लिखित जीवनी प्रकाशित हो चुकी थी। क्या इसकी जानकारी मुझे टॉल्स्टॉय के उस पत्र से ही मिली, क्योंकि गांधी ने उसमें लिखा कि आपकी पुस्तक हिंद स्वराज तो पूरी तरह मैं अभी पढ़ूंगा, लेकिन आपके ऊपर जो जीवनी लिखी गई है, मिस्टर डोल थे शायद, उनके द्वारा लिखी जीवनी मैंने पूरी पढ़ ली है और उसके बारे में आप उसको पढ़ करके आपके बारे में मुझे बहुत जानकारियां हुई हैं और मेरी दिलचस्पी आप में और आपके लेखन में है। तो अब आप सोचिए, और 1910 में टॉल्स्टॉय का निधन हो गया और यानी गांधी टॉल्स्टॉय के बीच में वो पत्राचार, वो विचारों की समानता, ये तथ्य उजागर हुआ। और रोमियो रोला ने 1924 में गांधी की जीवनी लिख दी थी। रोमियो रोला फ्रेंच लेखक थे, फ्रांसीसी लेखक थे, और वो फ्रेंच में उन्होंने जीवनी लिखी। यानी कि 1922 में जब गांधी जी जेल से बाहर निकल करके आए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, तब वो 1922 से लेकर के 1924 के बीच में रोमियो रोला ने लिखी। रोमियो रोला टैगोर के संपर्क में थे, फिर उन्होंने जीवनी लिखी, हिंदुस्तान आए, गांधी से संवाद किया।
जी, तो शीतल जी मैं कितनी बातें बताऊं, मुझे लगता है कि मैं और बातें मतलब इतनी बातें हैं कि जी, हमारे कार्यक्रम का समय उसी में निकल जाएगा, लेकिन जी, फिर जी, कुछ जी, कुछ जरूरी बातें मैं इसी समय उसको दर्ज कर देना चाहता हूं जी, 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 कि बर्टन रसल यानी कि इतने बड़े दार्शनिक थे, जी, विचारक थे। हाँ जी, वो दार्शनिक और विचारक, उन्होंने गांधी पर पूरा एक मुकम्मल बड़ा लेख लिखा, जी, गांधी जी के साथ संवाद किया जी, और गांधी से अपनी सहमतियां प्रकट की। उन जी, सहमतियों के साथ जो है अपनी कुछ विनम्र सम्मति भी दी। जी, तो गांधी गांधी का यह स्तर था जी, कि बर्टन रसल उनके साथ संवाद कर रहे थे। जी, और बहुत दिलचस्प है कि जी, बर्नार्ड शाह जब उनसे मिले, जी, यानी 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी लंदन गए, जी, तो बर्नार्ड शाह उनसे मिलने आए जी, और वह 1-1.5 घंटे उनके साथ रहे। बर्नार्ड शाह ने उनसे कहा कि अरे साहब, आपको ये सब ऊब नहीं होती है, आप इन सब कामों में लगे हुए हैं। जी, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमें जो है बड़े कामों के लिए कुछ इस तरह की बहसों में, कुछ इस तरह की चीजों में भी उलझना चाहिए और मुझे खुशी होती है उसे उलझने में। जी, और उसके बाद बर्नार्ड शाह जब हिंदुस्तान आए और इस इरादे से आए कि हम गांधी से एक बार फिर मिलेंगे, लेकिन उन दिनों गांधी जेल में थे। ओ, तो ऐसे जाने कितने लोग हैं। और एक बात और इसी समय में दर्ज कर दूं, यानी कि सोवियत क्रांति 1917 में हुई थी। जी, तो उस क्रांति के बाद हम्म, गांधी को लेकर के, यानी कि भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन था, हम्म, उसके केंद्र में गांधी थे। तो रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जी, उसमें गांधी को लेकर के लगातार विमर्श होता रहा था। जी, और 1917 से 24 के बीच में, यानी जब तक लेनिन का निधन 24 में हुआ, जी, उसके बीच में गांधी को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में, उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में माना जाता था। जी, 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 लेकिन 1924 में जब स्टालिन आए और जी, स्टालिन ने जब अपनी जो है कट्टरपंथी नीतियां शुरू की, तो जी, और उसके बाद फिर गांधी को पूंजीपतियों का प्रतिनिधि, इस तरह की बातें कही जाने लगी। जी, लेकिन तात्पर्य कहने का ये कि गांधी को लेकर के पूरा, यानी कि सोवियत की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ लगातार विचार होता रहा। और ज्यो ज्यो सोवियत यूनियन में सत्ता की वैचारिकता बदलती रही, क्यों तो गांधी के बारे में भी विचार बदलता विचार रहा। बदलते रहे, यानी तात्पर्य कहने का ये कि गांधी उस सोच के केंद्र में थे, उस जी, राजनीति के केंद्र में थे। तो जी, शीतल जी ऐसे थे गांधी। और मुझे वाकई एक शर्म का भी एहसास हो रहा है कि हमें आपको ये बात करनी पड़ रही है, इन जी, बातों को कहना पड़ रहा है, जिन बातों को सारी दुनिया जानती है, जो किताबों में उपलब्ध है। अरे भाई, कुछ नहीं तो अभी रामचंद्र गुहा की गांधी पर बहुत ही अच्छी पुस्तक आई हुई है, सब लोगों ने उसको पढ़ा है, उसकी इतनी चर्चाएं हुई हैं। अरे उसी को देख लेते। और एक बात और मैं कह दूं शीतल जी, कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य को, प्रधानमंत्री के भाषणों को बाकायदे तैयार किया जाता है। तो वही वो मेरा कौन सा? मेरा मेरा वही वही सवाल है कि प्रधानमंत्री के जी जी, भाषणों आप को तैयार करने के लिए पढ़े लिखे आईएएस, पीसीएस, और आजकल तो अब एक नया तरीका हो गया है कि विशेषज्ञ को आप ले लेते हैं बिना आईएएस पीसीएस किए हुए, ये सब उपलब्ध है। इनके पास एक हाँ विश्व का सबसे बड़ा आईटी सेल है जिसमें लाखों लोग अपना योगदान करते हैं। गूगल पर इन इस तरह की तमाम जानकारियां तो गूगल पर उपलब्ध हैं। मैंने तो सिर्फ उस घटना के बाद जो ट्विटर और फेसबुक पर थोड़े बहुत जो मुझसे संपर्क में हैं, सिर्फ उतनी जी जी वॉल्स पे इतनी जानकारियां आई हैं कि मैं मेरे लिए बार बार ये शक हो रहा था कि सच है कि नहीं। मैंने उनको फिर पीछे जाके ट्रेस किया हाँ और हाँ, उनमें से जी जी जी, एक आध के अलावा मुझे 90% सही मिली। और आपने तो आके उसमें और योगदान किया। उसमें से एक आध मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने तो स्वयं इस जी का काफी अध्ययन किया है। 1930 में जब दांडी मार्च किया, तब तक गांधी जी, आप जानते ही, इस देश के हमारे राष्ट्रीयता आंदोलन के एक मतलब इकलौती मशाल थे जिनके नीचे सब लोग छाया पाते थे। और उस समय यूरोप के अखबार क्या लिख रहे थे? द बर्लिंगटन हॉकआई, संडे मॉर्निंग, सितंबर 20, 1931, ये लिख रहे हैं, मोस्ट
तो ये फ्रंट पेज की उनकी खबर है, पूरा बैनर है 8 कॉलम का, मोस्ट टॉक्ड अबाउट मैन इन द वर्ल्ड। तो जो आदमी 1930-31 में पश्चिमी प्रेस का मोस्ट टॉक्ड अबाउट मैन इन द वर्ल्ड था, उसके बारे में 2022 में उसी देश का प्रधानमंत्री अगर ये भाषण देता है कि 1982 में सिनेमा बनाने से पहले उनको कोई नहीं जानता था, तो हमें ये लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं जानता। और ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ और शर्म की बात है कि ये चीजें गूगल पर उपलब्ध है। और इसके बाद इसी क्रम में उन्होंने दिखाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स का भी ये बैनर है, आज भारत के प्रधानमंत्री आज तक जब जाते हैं अमेरिका तो पहले पेज की खबर नहीं होते कभी, हमेशा अंदर के पेजों पे सिंगल कॉलम खबर होते हैं। और ये उस जमाने में 6 अप्रैल 1930 इतवार के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर एक बैनर दिया, गांधी मेक्स असॉल्ट डिफाइंग इंडियाज लॉ, और इस पर पूरा कवरेज है। ये जो दांडी आंदोलन है, आप तो खैर मुझसे बहुत बेहतर तरीके से उसको बताएंगे ही। तो इस आंदोलन ने जहां पर ख्याति के उस शिखर पे उनको पहुंचा रखा था कि विश्व का सारा बड़ा प्रेस, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का, और वो उनको एक आइकॉन की तरह देख रहा था, उनके काम को दर्ज कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर 7 अप्रैल को दोबारा 1930 में कि उसी आंदोलन को और उनके भाषण को पूरा उद्धृत किया है। तो ये तो उस समय के अखबारों में था। टाइम ने 1931 में, जो सबसे मशहूर पत्रिका है और जिसमें किसी भी तरह से छपने के लिए हमारे प्रधान मचलते रहे हैं, ये सब मैंने इनको सेव भी कर लिया है, हम इसको स्क्रीन पे भी डाल देंगे अपनी बातचीत के साथ एडिटिंग के समय। टाइम ने 1931 में पर्सन ऑफ द ईयर गांधी को घोषित किया आवरण पृष्ठ पर। 1931 में जो आदमी टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर था, मुख्य पृष्ठ पर, आवरण पृष्ठ पर था, उसके बारे में 2022 में अगर कोई ये कहता है और वो प्रधानमंत्री पद पर है उसी देश के, तो सचमुच में ये बहुत ही शर्मनाक लगता है। लेकिन अब ये सत्य है, इससे बचा कैसे जाए, ये तो सत्य है और हमारे सामने है, बहुत क्रूर तरीके से सामने है। फिर पिछली सदी के लगभग स्वीकृत तौर पर सबसे बड़े मस्तिष्क जिनको कहा गया, वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनका जो है, मैं उस पर आपसे कुछ चाहूंगा, क्योंकि इस पर है मेरे पास, कि वो भी 1931 से ही उन्होंने भी, ये दांडी आंदोलन ने तो कमाल कर दिया था उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में, सब में, और सारी दुनिया का नोटिस उन पर आ गया था। आइंस्टाइन भी 1931 में ही उनकी ओर मुखातिब हुए और पहला पत्र व्यवहार शुरू हुआ। बाद में बहुत सारी चीजें हुई, आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। शीतल जी, बड़े दिलचस्प बात यह है कि अभी आपने आइंस्टाइन का जिक्र किया जी, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जी के नाम से या उनका लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुआ। अच्छा, गांधी, अच्छा, और जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लेख प्रकाशित हुआ, उस लेख में नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लिखा है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां कभी विश्वास नहीं करेंगी शायद कि हाड़ मास का एक ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर कभी डोला था, कभी चला था। यानी जिन नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में स्वयं 150वीं वर्षगांठ यानी 2014 में ये बात लिखी थी, वही कह रहे हैं कि वो सारी दुनिया उनको नहीं जानती थी। इसका मतलब वीरेन जी, एक बात तो तथ्य है कि निश्चित तौर पर वह लेख या तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नहीं लिखा था, या उसको उनके दफ्तर के लिखने के बाद भी नहीं पढ़ा था। इन दोनों में से तो दोनों बातें मुझे सत्य लग रही हैं। अन्यथा उन्हें इतना तो ज्ञान होता, इतना बड़ा नाम है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता। जी, तो अभी जो मैं थिंक टैंक की बात कर रहा था जी, और जो आप भी कह रहे थे जी, तो मुझे तो यही हैरत हो रही है जी, कि जो थिंक टैंक, यानी कि जिस थिंक टैंक ने 150वीं वर्षगांठ का लेख लिखा जी, और एक जो दूसरा थिंक टैंक है जिसने कि उस दिन का उनका भाषण तैयार किया जी, तो ये किस तरह का,
यानी हमें चिंता इस तंत्र की है जी कि ये तंत्र किस तरह काम कर रहा है, जी जी है? जी और प्रधानमंत्री उससे कितने मतलब एक अनजान है, जी उन्हें उन चीजों की जानकारी ही नहीं, या जी उनकी किस्मत इतनी क्षीण है जी कि वो पहले क्या बोले, बाद में क्या बोल रहे हैं, क्या तथ्य पहले हैं, क्या तथ्य बाद में है। जी और एक बात और मैं बताऊं, गांधी को लेकर के यह भी तथ्य है, यानी अगर ये कुफ्र न हो मेरा ये कहना, जी तो मैं इस बात को यहाँ कहना चाहूंगा जी कि समूची दुनिया में आज तक गांधी एक अकेले व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में छपे हुए शब्द सर्वाधिक पृष्ठ लिखे गए हैं। जी 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 यानी ईसा मसीह के बारे में भी उतने प्रश्न नहीं लिखे गए हैं, जी मोहम्मद साहब के बारे में भी उतने प्रश्न नहीं लिखे गए हैं जी जितना गांधी के बारे में लिखे गए हैं। ये बहुत बड़ी तो बात आप बता रहे हैं। जी जी, ये मैं जी तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ। जी जी तो जो ऐसा व्यक्तित्व है जी जो समूची दुनिया में मच टॉक्ड अबाउट, मच रिटन अबाउट, यानी कि जितनी किताबें उनके बारे में लिखी गई हैं, और ये देखिए, और ये सारी चीजें मतलब अब जो है हिंदी में भी उपलब्ध हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं, और यानी कि हमारा जो पब्लिकेशंस डिवीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जी रोम्बिया रोला की जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा था कि फ्रेंच में लिखी थी, जी उसका अंग्रेजी संस्करण, उसका हिंदी संस्करण बहुत सस्ते दामों पे लगभग मैं 50 रुपए में वीरेन जी पढ़ने एक दो तथ्य जरा सा जोड़ दूं इसी समय क्योंकि जी प्रधानमंत्री ने मार्टिन लूथर किंग का जिक्र किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है कि महात्मा गांधी उसके जीवन की गाइडिंग लाइट थे, और जब गांधी जी की हत्या हो गई तो लंदन टाइम्स ने जो लिखा है वो शब्द सारी वो गूगल पर सब जगह उपलब्ध है, मैंने इनको क्रॉस चेक किया। द जी मोस्ट जी इन्फ्लुएंशियल फिगर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड फॉर जनरेशंस, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड फॉर जनरेशंस, ये लिखा है लंदन टाइम्स ने उनकी मृत्यु पर। और दुनिया जी का जी कोई अखबार ऐसा नहीं था जिसने उनकी मृत्यु को पूरे वृतांत से हफ्तों महीनों कवर नहीं किया, एक दिन नहीं, और तनवर कवर बिल्कुल, किए। और एडिट्स और आबिचुरीज न लिखी हों, जी हैं। जी और मैं ये भी बताऊं शीतल जी आपको जी कि यानी गांधी पर विदेश के विश्वविद्यालयों में जी 1930-31 में कई शोध हुए, जी बड़ी संख्या में शोध हुए, जी जो उनका जो एक सविनय अवज्ञा का आंदोलन था, जी ये समूची दुनिया में एक नई पहलकदमी थी। जी जी यानी कि टॉलस्टॉय ने तो उसे विचार के स्तर पर प्रतिपादित किया था, जी गांधी उसे अमल में लाए। जी गांधी ने टॉलस्टॉय के विचारों का से अपने आप को जोड़ा और उनको समृद्ध किया। जी और जो दक्षिण अफ्रीका में जो फार्म था, जी टॉलस्टॉय फार्म उसका नाम रखा। जी तो इस कारण गांधी के इस प्रयोग को लेकर के, गांधी के व्यक्तित्व को लेकर के समूची दुनिया में चर्चाएं होने लगी। जी और जो देखिए कुछ लोग यानी कि विंस्टन चर्चिल उनसे नफरत करते थे, जी क्योंकि उस ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध गांधी जी संकल्पबद्ध थे। जी लेकिन वो चर्चिल भी नफरत करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। जी जी उन्होंने उनको नेकेड फकीर ऑफ इंडिया कहा जी है, मतलब तो उस भाव से। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा राजनेता नहीं था जो गांधी की उपेक्षा कर सके, वो चाहे चर्चिल हो, चाहे स्टालिन हो, या कोई भी और राजनेता। और उनके जीवन में ये सारी बातें ये है कि मतलब उनके निधन के बाद की बात नहीं है, उनके जीवन काल में ही उनसे किस तरह से वैचारिक रूप से लोग टकराते थे। जी जी यानी हिंदी में शीतल जी, ये तो हम लोग वैश्विक चर्चा कर रहे हैं, जी जब गांधी जीवित थे, जी यशपाल ने गांधीवाद की चीरफाड़ करते हुए जी बहुत बड़ी पुस्तक, एक पुस्तक लीजिए, गांधीवाद की 100 परीक्षा। जी 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 और उसके पहले यशपाल जी गांधी जी से मिले, उनके जी साथ संवाद किया। जी तो सारी भाषाओं में, चाहे टैगोर हो, चाहे दूसरे लोग हों, लगातार उनसे संवाद करते थे। और जो वरिष्ठ लोग थे, टैगोर से उनकी मित्रता ही थी, सहमतियां भी थी, असहमतियां भी थी। एक तथ्य मैं और बीच में डाल दूं, फिर आपका आपकी बात जारी हाँ रहे हाँ कि भारत के जी बाहर शीतल,
1961 में ही सबसे पहले अमेरिका ने महात्मा गांधी के ऊपर डाक टिकट जारी किया और उसे चैंपियन ऑफ लिबर्टी सीरीज का डाक टिकट कहा गया था। और इसके बाद 1967 में रिपब्लिक ऑफ कांगो ने उन पर डाक टिकट जारी किया और ब्रिटिश ने 1969 में पहला ब्रिटिश स्टैंप उनकी स्मृति में जारी किया। तो गांधी तो विश्वव्यापी हो चुके थे अपनी मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के बाद भी तत्काल ही। फिल्म तो बहुत बाद में बनी है 82 में, ये सारी बातें उससे पूर्व की हैं और मैं इसीलिए कोशिश करके उन्हीं तथ्यों पे जा रहा हूं जो 1982 से पूर्व के हैं। 1982 के बाद वाले लोगों के लिए पढ़ने के लिए उपलब्ध है या होना चाहिए या उनको उस पीढ़ी को जानना चाहिए। जी बताएं। और शीतल जी, दुनिया के जो देश हैं उनकी राजधानी के प्रमुख पार्क या चौराहे, लगभग सभी राजधानियों में ऐसा है कि गांधी की एक आदमकद प्रतिमा वहां पर स्थापित है। और लोग वहां पर जो है श्रद्धा के भाव से, आदर के भाव से वहां जाते हैं, देखने जाते हैं। संग्रहालयों में उनकी मूर्तियां हैं। और इस क्रम में बता दूं कि लंदन में टैविस्टॉक स्क्वायर पर गांधी जी की सबसे पहले एक इस तरह की प्रतिमा स्थापित की गई और इसको नेशनल हेरिटेज लिस्ट ऑफ इंग्लैंड में डाला गया, जिससे सब लोग इसको सम्मान करें और उसके लिए बजट रहे, उसकी सुरक्षा और संरक्षा हो सके। जी। तो और विश्व के जो बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकालय में, उसमें पूरा गांधी सेक्शन है जी। उस गांधी सेक्शन में मतलब जो है गांधी का साहित्य संग्रहित है, गांधी पे पुस्तकें संग्रहित हैं। तो अभी जो मैं कह रहा था तो कोई अतिशयोक्त नहीं हो, तथ्यपूर्ण ढंग से कि गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पे सर्वाधिक लिखा गया है और जिन पे सर्वाधिक शोध हो रहा है विश्वविद्यालयों में, जिन पर पीठ है। इसलिए गांधी को दरअसल है क्या कि सब कुछ हमने किया। 1969 में जब उनकी सदी थी, एक शताब्दी वर्ष था, तो उस साल 40 देशों ने उनके नाम पर तब तक डाक टिकट जारी कर दिए थे। 40 देशों ने उस साल ही जारी किए। ये दुनिया में इस तरह की प्रतिष्ठा शायद ही किसी को पिछली सेंचुरी में मिली हो जो हमारे महात्मा गांधी को मिली है। इनको अगर इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1982 के एक सिनेमा की वजह से लोग उनको जानते हैं, क्या कहा जाए जी। तो ये तो मतलब प्रधानमंत्री महोदय स्वयं अपना ज्ञान और अपनी पद्धति, जो बार बार मैं संकेतित कर रहा हूं कि जो एक पद्धति है, जो एक तंत्र है कि ये तंत्र किस तरह कार्य कर रहा है। और अगर ये तंत्र उस तरह से कार्य कर रहा है कि जो शीर्ष पर बैठा व्यक्ति जो सुनना चाहता है हम वही उसको बताना चाहते हैं, हम वही सलाह देना चाहते हैं, तो देश सचमुच एक जिसे कहा जाए एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जिसमें कि चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं। और इस तरह के अवसर बार बार आते रहेंगे, कभी गांधी के बहाने, कभी किसी दूसरे मुद्दे के बहाने, लेकिन गांधी को लेकर के खासकर जो हमारी नई पीढ़ी है, मतलब एक जो आजकल व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, उस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में जिस तरह की नकारात्मक छवि गांधी की बनाई जा रही है, उसी तरह की नकारात्मक छवि में यह भी एक बात जुड़ने वाली है कि गांधी को तो कोई जानता नहीं था, एक विदेशी ने एक फिल्म बनाई, उस फिल्म के बाद लोग जाने। तो एक और दूसरा, मैं इसको देखिए यहां तक भी ले जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर जो आरोप लगा है और जो गांधी के हत्यारे जो नाथूराम गोडसे था, आज जिस तरह से उसका महिमा मंडन हो रहा है, तो एक तरफ जो है ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो गांधी की नकारात्मक छवि ही नहीं बना रही है, बल्कि पूरा उस हिंदुत्व का दर्शन ही लंबे समय से गांधी के विरोध में रहा है। तो वर्तमान सत्ता तंत्र जो है उसकी वैचारिकी गांधी विरोधी है, गांधी दर्शन के विरोधी है, लेकिन गांधी जनमन में बसे हुए हैं, गांधी जन जन के नायक हैं। यही इसको खत्म करेंगे कि क्योंकि गांधी दुनिया के जनमन में है, अब वो भारतीय सीमाओं में उनको कैद न किया जा सकता है और न किसी राजनेता द्वारा उनका ध्वंस किया जा सकता है।
इस एक आपकी प्रस्थापना के साथ मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को हम समेटे, नहीं तो इतनी बातें हैं कि बातों में विभ्रम हो जाएगा। तथ्यों से इस कार्यक्रम को हमने लैस किया है और वो नई पीढ़ी के सामने है। उनको खुद ये सब जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे, दुनिया पढ़ रही है, वो दुनिया जानेगी कि उनको उनके बारे में ही क्या पता है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी मतलब जैसे कहा जाए कि ऐसी बातें की जिन बातों की बहुत जरूरत है लेकिन इनको दोहराया जाना पड़े, ये हम लोगों के लिए ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।